अब तक आपने देखा कि माही ने एरो से बचते हुए कहा, तो आखिरकार तुमने कबूल कर ही लिया। यह सुनते ही अरनिया जी के पैरों से ताकत निकल गई और वे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उनका चेहरा सदमे से सफ़ेद पड़ चुका था। उन्हें कभी अंदाजा भी नहीं था कि उनकी असली बेटी उनसे छीन ली गई थी और जिसे उन्होंने सालों तक अपनी बेटी माना, वह भी किसी की साजिश का हिस्सा थी। जिस मास्टर प्रेम पर उन्होंने इतना भरोसा किया, वही नताशा का बायोलॉजिकल पिता निकला। सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था, कुछ भी इत्तेफाक नहीं था और वह इतने सालों तक सिर्फ एक बेवकूफ़ की तरह ठगी जाती रहती थी। अल्टीमेट मूव। अरनिया जी अब और खुद को रोक नहीं पाई। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। आंखों में दर्द और बेबसी साफ दिख रही थी। उन्होंने मास्टर प्रेम की तरफ देखते हुए कांपती आवाज में पूछा, तो तुमने इतने सालों में इतने गंदे काम किए हैं, लेकिन हमारी ओबरॉय फैमिली को ही क्यों निशाना बनाया? क्या हमने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था? अभी अभी उन्होंने लक का जिक्र सुना था, लेकिन उसके मायने उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आए थे। मास्टर प्रेम ने सामने खड़ी सन अरनिया जी को देखा और उसके होठों पर एक तिरछी तंज भरी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में नफरत और ठंडापन था। वह उनकी हालत देखकर हंसा और बोला, तुम सच में कितनी बेवकूफ़ हो। हम यहाँ तुम्हारी बेटी को मारने के लिए मिलकर खड़े हैं और तुम्हें अब तक कुछ समझ ही नहीं आया। उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी और चुभने वाली थी। होठों पर खून की प्यासी मुस्कान लिए वह धीरे धीरे बोला, तुम वजह जानना चाहती हो ना? तो सुनो। तुम्हारी बेटी माही किस्मत वाला पैदा हुई थी और मुझे अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने और लंबी जिंदगी करने के लिए लक चाहिए। इसलिए मैंने माही की लक लूटी। इस रास्ते के बारे में सोचने में उसे बहुत समय लगा था। अच्छी लक के लिए अच्छा जन्मदिन चाहिए होता है। कोई भी ज़बरदस्ती अच्छा जन्मदिन बना नहीं सकता। इसलिए उसने उन लोगों को निशाना बनाया जो पैदा होते ही किस्मत वाले थे। मेहरा फैमिली की लक भी लंबे समय से उसके कंट्रोल में थी। 20 साल से भी पहले उसने प्लान बना लिया था कि नताशा से मेहरा फैमिली के बेटे युवराज को फंसवाया जाएगा ताकि युवराज की लक छीनी जा सके। लेकिन उससे उम्मीद नहीं थी कि माही खुद युवराज से प्यार कर बैठेगी। यही से मास्टर प्रेम ने दूसरा प्लान बनाया। उसका इरादा था कि जब नताशा ओबरॉय फैमिली की ज़्यादातर लक लूट ले, तब माही को मार दिया जाए। अगर माही मर जाती तो युवराज पूरी तरह टूट जाता और उसकी लक गिर जाती। ऐसे में मेहरा फैमिली की पूरी लक समीक्षा पर सिमट जाती। फिर वह कियारा के जरिए समीक्षा की लक भी छीन लेता और मेहरा फैमिली पूरी तरह ख़त्म हो जाती। लेकिन किस्मत ने फिर पलटी मारी। हर बार रियलिटी शो में नताशा की लक घटती चली गई। जैसे जैसे माही की ताकत बढ़ती गई, मास्टर प्रेम का सिर दर्द करता चला गया। वह लगातार माही को ख़त्म करने के तरीके ढूंढता रहा, लेकिन हर बार उसका प्लान फेल हो गया। लगातार बैकलैश झेलने की वजह से उसकी ताकत भी पहले जैसी नहीं रही। अब जबकि माही को उसके सारे प्लान पता चल चुके थे, मास्टर प्रेम के पास छुपाने का कुछ भी नहीं बचा था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि माही को मारने के बाद वह यहाँ मौजूद हर इंसान को ख़त्म कर देगा, यहाँ तक कि नताशा को भी नहीं छोड़ेगा। मास्टर प्रेम की आंखों में भरी हत्या की नीयत देखकर अरनिया जी बुरी तरह कांप गई। उन्होंने हकलाते हुए कहा, तह तह तुम इतने निर्दयी हो। आज का सब कुछ भी तुम्हारा ही प्लान था, है ना? मास्टर प्रेम ने ठंडी हंसी हंसी। अब समझ आया बेवकूफ़, माही ने उसी वक्त बात जोड़ते हुए कहा। सिर्फ यही नहीं, मास्टर प्रेम ने ही तुम्हारे जहर वाले मामले में भी हाथ डाला था।
अगर वही ब्लैक मैजिक मास्टर को मीनाक्षी जी से ना मिलवाता तो मीनाक्षी जी को चाल चलने का मौका ही नहीं मिलता। परजीवी जहर हमेशा से अरनिया जी की सबसे बड़ी कमजोरी रहा था। माही की यह बात सुनते ही अरनिया जी का दिमाग सुन्न हो गया। उन्हें लगा जैसे वह किसी सपने में जी रही हो। सब कुछ इतना अविश्वसनीय लग रहा था, फिर भी हर बात सच जैसी लग रही थी। आज जब मास्टर प्रेम माही को मारने आया था, तब वह खुद भी अनजाने में उसकी मददगार बन गई थी। उन्होंने सालों तक अपने दुश्मन की बेटी को सिर आंखों पर बैठाया और अपनी सगी बेटी को ठुकरा दिया। एक के बाद एक गलत फैसलों की वजह से उनके चारों बेटे के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह जम चुका था। यहाँ तक कि मायके वालों ने भी उनसे नाता तोड़ लिया था। अब उनके पास सिर्फ यही एक विला बचा था। इतनी लंबी जिंदगी में उन्होंने सिर्फ गलतियां ही की थी। क्या यही सच्चाई थी? वह इसे मानना नहीं चाहती थी, लेकिन सब कुछ उनकी आंखों के सामने था। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं रही। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, शरीर हल्का हो गया और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसी वक्त नताशा भी बुरी तरह हिल चुकी थी। उसने बीच में खड़े मास्टर प्रेम की तरफ देखा और कांपती आवाज में पूछा, मास्टर प्रेम, तो क्या आप सच में मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं? वह हमेशा यही समझती रही थी कि अरोरा फैमिली का वह बेकार आदमी ही उसका असली पिता है। इस सच को सुनकर उसके मन में अजीब सी खुशी भी थी और गहरी उलझन भी। उसकी आंखों में झिझक और डर साफ झलक रहा था। मास्टर प्रेम ने उसे ठंडी नजर से देखा और कहा, क्यों क्यों तुम्हें मंजूर नहीं है? बहुत से लोग उसके बच्चे कहलाना चाहते थे। नताशा को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन मास्टर प्रेम को नताशा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह उसे अपनी बेटी मानना भी नहीं चाहता था। उसके तो वैसे ही कई बच्चे थे। उसे पहले ही निकिता अरोरा को चुन लेना चाहिए था। वह समझदार थी, काबिल थी। अगर वह ज़्यादा दयालु और कंट्रोल से बाहर ना होती, तो वह कब का नताशा को मार चुका होता। मास्टर प्रेम की पक्की हामी सुनकर नताशा को अजीब सा महसूस हुआ। सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, खतरनाक आंखें, साफ था कि मास्टर प्रेम अच्छा इंसान नहीं था। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, उसकी माँ आखिर ऐसे आदमी के जाल में कैसे फंस गई थी। फिर भी ताकतवर था, बैकग्राउंड बड़ा था, तो कम से कम उसके पिता कहलाने लायक तो था। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। थोड़ा सोचने के बाद नताशा ने तुरंत अपना हाव भाव बदल लिया। उसके चेहरे पर अचानक खुशी और हैरानी का मिला जुला एक्सप्रेशन आ गया। वह जल्दी से बोली, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे बायोलॉजिकल फादर होंगे। मैं बस बहुत ज़्यादा शौक में थी, इसलिए तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाई। प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए। हालांकि मास्टर प्रेम बुद्धा और बदसूरत दिखता था, लेकिन उसके सोशल कनेक्शन बहुत मजबूत थे। अगर नताशा को आगे चलकर फेमस होना था, तो उसे अपने फादर के इन कनेक्शंस का फायदा उठाना ही था। उसके लिए मास्टर प्रेम के करीब जाने फायदे का सौदा था, नुकसान का नहीं। वैसे भी उसके पास सहारा नाम की कोई चीज नहीं थी। नताशा को अचानक समझ आ गया कि अंबिका जी बहुत संभव है कि उसके असली पिता की ही सब ऑर्डिनेट हो। तभी तो वह हर बार उसकी मदद करती आई थी। संक्षेप में कहे तो नताशा का मूड अच्छा हो गया था। नताशा की बातें सुनकर मास्टर प्रेम को आखिरकार थोड़ी तसल्ली मिली। उसने हल्की आवाज में हामी भर दी। उधर अरनिया जी अब भी इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उनका दिल इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। उन्होंने फिर से पूछ लिया, माही के गायब होने के पीछे क्या सच में तुम ही थे? क्या सब कुछ पर्दे के पीछे से तुमने ही मैनेज किया था? मास्टर प्रेम ने आंखें घुमाई और झुंझला कर बोला, बेकार की बातें अब भी खत्म नहीं हुई।
इतनी साफ बात समझ नहीं आ रही। वह सच में अरनिया जी की अकल को लेकर परेशान हो गया था। इतनी साफ सच्चाई सामने होने के बावजूद वह अब भी सवाल पर सवाल किए जा रही थी। कोई हैरानी नहीं थी कि नताशा ने इतने सालों तक उन्हें आसानी से बहलाया। अरनिया जी का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। वह कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन मास्टर प्रेम ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। वह बेरहमी से बोला, और क्या जानना है? सच तो सबके सामने है। माही को जानबूझकर मैंने ही उठवाया था। तुम्हारे घर नताशा को अपनाने का रास्ता भी मैंने ही बनाया था। मुझे सिर्फ माही की लक चाहिए थी। इतना भी नहीं समझती? उसकी आंखों में खुला तिरस्कार देखकर अरनिया जी गुस्से से कांप उठी। उन्होंने उंगली उठाकर मास्टर प्रेम की तरफ इशारा किया और चीख पड़ी, तुम घटिया इंसान हो, बेहद घटिया। दार्शनिक एसोसिएशन का चेयरमैन होकर उसने इतना घिनौना काम किया था। अगर माही ओबरॉय फैमिली से अलग ना हुई होती तो माँ बेटी के रिश्ते में इतनी ठंडक क्यों आती? अब सच्चाई जानकर भी कुछ बदला नहीं जा सकता था। बहुत देर हो चुकी थी। अरनिया जी को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जहर पी लिया हो। आंखों में नफरत, गुस्सा और माही के लिए हल्का सा पछतावा एक साथ उमड़ रहा था। मास्टर प्रेम ने ठंडी हंसी हंसी। ओबरॉय फैमिली ने माही को वापस ढूंढ तो लिया था ना। अगर तुम बार बार पक्षपात ना करती तो उसका रिश्ता तुमसे इतना खराब क्यों होता? सब तुम्हारी ही बेवकूफ़ी है। सारा इल्जाम मुझ पर मत डालो। अरनिया जी गुस्से में शब्द तक नहीं निकाल पाई। मास्टर प्रेम अब उन पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने माही और मास्टर नक्श बादल की तरफ देखा। दोनों अब भी पूरी ताकत लगाए बिना लड़ रहे थे। यह देखकर मास्टर प्रेम खींच गया। उसने मास्टर नक्श बादल से कहा, मास्टर नक्श बादल, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा डिसाइपल कैसे मारा गया था? जल्दी से अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करो और माही को ख़त्म करो। उसके बाद यहाँ मौजूद बेकार लोगों को भी मार दो। फिर हम तुरंत निकलेंगे। अगर देर हुई तो हालात बदल सकते थे। इतनी सी बात भी क्या उसे सिखानी पड़ेगी? मास्टर प्रेम के चेहरे पर साफ निराशा झलक रही थी। यह सुनते ही अरनिया जी का शरीर कांप उठा। बेकार लोग, तुम मुझे भी मारना चाहते हो? उन्होंने बस कुछ सच्चाई ही तो सुनी थी। मास्टर प्रेम ने बेरुखी से कहा, क्यों नहीं? तुम बूढ़ी हो, बेवकूफ़ हो। तुम्हें मारकर धरती के कुछ रिसोर्स बच ही जाएंगे। अब जबकि उसे उसका राज पता चल चुका था, उसे जिंदा छोड़ना नामुमकिन था। अरनिया जी दर्द से कांप उठी। वह मरना नहीं चाहती थी। वह अभी सिर्फ 40 के आसपास थी और जिंदगी का मजा ले रही थी। ऐसे वक्त में वह कैसे मर सकती थी? पुलिस को बुलाने का भी अब कोई फायदा नहीं था। आखिरी उम्मीद में उन्होंने माही की तरफ देखा और घबराई आवाज में कहा, माही, माही, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। इस वक्त वह सिर्फ माही पर ही भरोसा कर सकती थी। उनका दिल पछतावे से भर गया। उन्होंने मास्टर प्रेम पर इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर लिया? न सिर्फ उन्होंने खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया, बल्कि माही को भी इस दलदल में घसीट लिया। अगर ओबरॉय फैमिली के बाकी लोग जान गए कि माही उनकी वजह से मारी गई, तो वे उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। अरनिया जी की हालत देखकर माही ने ठंडी हंसी हंसी और बोली, आज का सारा इंतजाम किसने किया था, यह भूल गई? अरनिया जी ने पछतावे में अपना सिर पीट लिया। अब कभी भी मैं किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करूंगी। माही हल्के से मुस्कुराई। मैंने तुम्हें पहले ही हॉस्पिटल में सम्राट के बारे में कहा था कि मास्टर प्रेम अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन तुमने ही कहा था कि मैं उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हूँ। अब देख लिया ना वह किस तरह का इंसान है। जाओ,
अर्निया जी ने सिर झुका लिया और अपनी जांघ को जोर से भींचते हुए धीमी आवाज में बोली, यह सब उस मास्टर प्रेम की चालाकी की वजह से हुआ है। कौन जानता था कि इतना बड़ा मेटाफिजिकल मास्टर हमारी फैमिली की चीज़ों पर नज़र रखे बैठा है। मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सब कुछ अचानक हो गया। इस बार अर्निया जी को सच में लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। माही की आवाज़ ठंडी और साफ थी, दोष दूसरों पर मत डालो। यह सब तुम्हारी ही गलती है। गलती की है तो उसे मानने की हिम्मत भी रखो। माही को ऐसे लोग सबसे ज़्यादा नापसंद थे जो अपनी जिम्मेदारी से भागते थे। अर्निया जी हमेशा अपनी गलतियों की कीमत चुकाने से बचती आई थी। अच्छे शब्दों में कहा जाए तो वह डरपोक थी और साफ कहा जाए तो घमंडी और कायर। ऐसे इंसान पर माही को जरा भी दया नहीं आई। माही ने अब अर्निया जी से बात करना छोड़ दिया। उसने एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट उठाया और मास्टर नक्श बादल की तरफ देखते हुए बोली, अब टाइम वेस्ट मत करो, पूरी ताकत लगाओ। मास्टर नक्श बादल ने भी सिर हिलाया। उसने अपना स्केयर क्रो निकाला और बोला, मैं भी यही सोच रहा था। दोनों आमने सामने खड़े थे। अब कोई रोक टोक नहीं थी। इस बीच मास्टर प्रेम भी आगे बढ़ा। उसने अपने स्पिरिट आर्टिफैक्ट से भारी मात्रा में बैलफुल ऑरा बुलाया और माही पर अटैक कर दिया। लेकिन अचानक उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया। एक टॉप लेवल मेटाफिजिकल मास्टर होने के नाते उसका प्रीमोनिशन बहुत सटीक था और मास्टर प्रेम अपने इस एहसास पर भरोसा करता था। उसे लगा अगर अभी माही को ख़त्म नहीं किया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। वह अभी अपना मुंह पूरा भी नहीं कर पाया था कि उसने देखा जो दो लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे वह दोनों एक साथ उसी पर टूट पड़े। मास्टर प्रेम बुरी तरह चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? उसने फुर्ती से अपनी एनर्जी वापस खींची और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया। लेकिन यह बैरियर जल्दबाजी में बना था। उसकी डिफेंस बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। मास्टर प्रेम को चोट लगी। उसकी नाक से खून बहने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर खून पोंछा, लेकिन उससे ज़्यादा उसे मास्टर नक्श बादल की गद्दारी ने झकझोर दिया। उसकी आंखों में ठंडक और चेहरे पर क्रूरता उभर आई। मास्टर नक्श बादल, क्या तुम भूल गए कि माही ने तुम्हारे शिष्य को मारा था? फिर तुम उसी का साथ क्यों दे रहे हो? मास्टर नक्श बादल की हंसी में जहर था। उसका चेहरा भी उतना ही ठंडा था। मास्टर प्रेम, मेरे शिष्य को मारने वाले तुम ही थी। तुमने माही को फंसाया और मुझे मोहरा बनाया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? वह कोई सालों से ब्लैक मैजिक मास्टर ड्राइव का लीडर था। वह किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता, खासकर मास्टर प्रेम जैसे आदमी पर। पहले जब उसे लगा था कि उसका शिष्य जिंदा है तब उसने बदला नहीं लिया, लेकिन पिछली रात जब उसने अपने शिष्य की हालत देखी, उसकी मेरिडियन टूट चुकी थी, उसकी फाउंडेशन बिखर चुकी थी। अब वह जिंदगी भर कल्टीवेशन नहीं कर सकता था। अब बदला लेना जरूरी था। मास्टर प्रेम घबरा गया। यह नामुमकिन है। तुम्हारे शिष्य की बॉडी पर जो ऑरा थी वह माही की ही थी। सारे निशान उसी की तरफ इशारा करते हैं। मास्टर नक्श बादल की आवाज़ भारी हो गई। मेरा शिष्य मरा नहीं था। उसने खुद मुझे बताया कि उस दिन उस पर हमला मुकेश ने किया था और कारजोल टाउन में सिर्फ तुम ही हो जो नंबर 1 एक्सपर्ट को ऑर्डर दे सकते हो, क्योंकि तुमने कभी मुकेश की मदद की थी। उसकी आंखें और ठंडी हो गई। क्या तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारे प्लान के हिसाब से चलेगा? आज मैं तुम्हें मारूंगा अपने शिष्य का बदला लेने के लिए। यह कहते ही मास्टर नक्श बादल ने अपनी जेब से लाल काली मकड़ी निकाली और मास्टर प्रेम पर छोड़ दी।
यह मकड़ी उसने खास तौर पर पुराने मेटाफिजिकल मास्टर्स के लिए तैयार की थी, जहरीली, तेज और जानलेवा। अगर यह मकड़ी काट ले तो मास्टर प्रेम ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहता। मास्टर प्रेम ने तुरंत बैलफुल ऑरा से उस मकड़ी पर हमला किया ताकि उसे दूर भगा सके। तभी माही ने अपनी जेब से छोटा सा सांप निकाला। जाओ, हरी रोशनी की एक लकीर चमकी। वह छोटा सांप बैलफुल ऑरा को निगल गया और पल भर में वापस माही के पास लौट आया। मौजूद लोगों में सिर्फ मास्टर नक्श बादल जानता था कि वह एक सांप था। बाकी सबको बस हरी चमक दिखाई दी और उसी पल वह मकड़ी मास्टर प्रेम के कंधे पर आ बैठी और उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए। जहर तेजी से उसके शरीर में फैलने लगा। आह! मास्टर प्रेम ने जोर से हाथ घुमाया और उस मकड़ी को जमीन पर दे मारा, फिर पैर से कुचलकर उसे मार दिया। लेकिन उसी पल उसे अपनी गर्दन में अचानक जकड़न महसूस हुई और तेज दर्द उठने लगा। उसकी गर्दन जैसे पत्थर की हो गई। मास्टर प्रेम ने बिना देर किए अपने शरीर के कुछ एक्यूपेंचर पॉइंट्स दबाए ताकि खून का बहाव रोका जा सके। फिर उसने एक एंटीडोट पिल निकालकर तुरंत निगल ली। कुछ देर तक उसने गहरी सांस ली, तब जाकर जहर थोड़ी देर के लिए दब पाया। मास्टर प्रेम की यह हालत देखकर मास्टर नक्श बादल जोर से हंस पड़ा। यह जहर बहुत खतरनाक था। भले ही अभी दब गया हो, लेकिन थोड़ी देर बाद यह जरूर फूटेगा। अगर कोई चमत्कार ना हुआ तो मास्टर प्रेम का मरना तय था। जब मास्टर प्रेम ने यह हंसी सुनी तो उसने माही और मास्टर नक्श बादल की तरफ देखा। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और आंखों में जहरीली नफरत भरी हुई थी। ठीक है, मैं हमेशा दूसरे को मोहरा बनाकर खेल खेलता आया हूँ। यह उम्मीद नहीं थी कि एक दिन खुद मोहरे से चोट खाऊंगा। तुम दोनों में दम है। उसका दिल गुस्से और अपमान से भरा हुआ था। वह चाहता था कि इसी पल माही और मास्टर नक्श बादल को मार डाले, लेकिन वह साफ समझ चुका था कि आज वह दोनों से नहीं जीत सकता। माही का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने ठंडी आवाज में मास्टर नक्श बादल से कहा, इसे मार दो। आज वह अपने पुराने और नए सभी हिसाब चुकता करना चाहती थी। मास्टर नक्श बादल की आवाज़ भी बर्फ जैसी ठंडी थी। मारो! दोनों ने एक साथ अपनी सबसे खतरनाक चालें चलाई और मास्टर प्रेम पर टूट पड़े। इस बार उसे जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मास्टर प्रेम का दिल धक से रह गया। वह डर के मारे एकदम पीछे हटा। तभी उसने अपने पीछे खड़े वीर को पकड़ा और जबरदस्ती अपने आगे खींच लिया। उसे ढाल बनाकर खुद पीछे की तरफ तुरंत भाग गया। वीर को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। अचानक उसे लगा जैसे कोई जानलेवा औरा उसके सीने में घुस रही हो। अगले ही पल वह औरा उसके दिल को चीरती हुई निकल गई। उसकी आंखें खुली रह गई। चेहरे पर गहरा अविश्वास और असंतोष जम गया। वह सिर्फ लेवल 5 मेटाफिजिकल मास्टर था। जब उसने मास्टर प्रेम और माही की लड़ाई देखी थी, तब से ही भागना चाहता था, लेकिन भागने से पहले ही उसे मीट शील्ड बना दिया गया। माही की किलिंग ऑरा ने सीधा वीर की जान ले ली। उसी पल मास्टर नक्श बादल की अल्टीमेट मूव भी उस पर आ गिरी। बिजली की एक तेज लहर ने उसके अंदरूनी अंगों को जला डाला। दोनों की चालों के नीचे दबकर वीर की सांसें वहीं थम गई। मास्टर प्रेम लिविंग रूम की खिड़की की तरफ भागा और छलांग लगाकर विला के पीछे वाले गार्डन में कूद गया। उसे भागता देख माही ने तुरंत कहा, इसके पीछे जाओ। वह खुद भी दौड़ी और खिड़की से कूद पड़ी। मास्टर नक्श बादल भी पीछे पीछे गार्डन में पहुंच गया मास्टर प्रेम का पीछा करने के लिए। लेकिन जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उनके सामने का नज़ारा अचानक बदल गया। चारों तरफ उजाड़ गोबी डेजर्ट था। आसमान में कई गिद्ध उड़ रहे थे और हर गिद्ध से किलिंग ऑरा निकल रही थी। माही ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ एरे फॉर्मेशन लगा हुआ है। सब अब अपनी अपनी काबिलियत से निकलना होगा। मास्टर प्रेम सच में बहुत चालाक था। उसने अपने लिए पहले से ही भागने का रास्ता छोड़ रखा था। अगर एसोसिएशन फेल हुआ
तो वह खिड़की से कूदकर सीधे इस एरे में आ सकता था। वे एरे फॉर्मेशन बहुत पहले से सेट किया गया था। मास्टर नक्शबादल ने सिर हिलाया। ठीक है। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। माही एरे फॉर्मेशन के बीच शांत खड़ी रही और धीरे धीरे अपनी पोजीशन पहुंचाने लगी। वह बिल्कुल भी घबराई नहीं थी, क्योंकि उसे पहले से अंदाजा था कि मास्टर प्रेम इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उसे भागने देना उसके पीछे छुपे इंसान को बाहर निकालने के लिए जरूरी था। अगर वह सबको एक साथ खत्म ना कर पाई तो उसे ही अफसोस होता। वैसे भी मास्टर प्रेम को मकड़ी काट चुकी थी। कुछ दिनों में वह ऐसे ही मरने वाला था। माही आराम से एरे फॉर्मेशन के अंदर चलती रही। आसमान के गिद्ध उसके कंधे पर बैठे छोटे सांप को देखकर नीचे आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। थोड़े ही देर में माही को एरे कोर की लोकेशन मिल गई। उसी के सहारे वह एरे से बाहर निकल आई। गार्डन में खड़ी होकर उसने देखा कि मास्टर नक्शबादल अब भी एरे फॉर्मेशन में घूम रहा था। माही को उसे बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह और मास्टर नक्शबादल सिर्फ अस्थायी तौर पर साथ थे। मास्टर नक्शबादल ने भी बहुत गलत काम किए थे। उसे थोड़ा भुगतने देना जरूरी था। कुछ देर बाद भी जब मास्टर नक्शबादल बाहर नहीं निकल पाया तो उसने अपने शरीर के सारे जहरीले कीड़े छोड़ दिए ताकि वह रास्ता तलाश सके। जैसे ही जहरीले कीड़े बाहर आए, माही के कंधे पर बैठे छोटे सांप की आंखें चमक उठी। यह देखकर कि माही अभी जा नहीं रही, छोटा सांप उसके गाल से रगड़ खाकर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। माही मुस्कुराई और बोली, जाओ। अगले ही पल वह छोटा सांप एरे के अंदर घुसा, एक एक कीड़ों को उठाया और खुशी खुशी खाने लगा। मनपसंद मिठाई। जब छोटा सांप लगभग सारा जहरीला खाना खत्म कर चुका तो वह धीरे धीरे वापस लौट आया। उसके चेहरे पर ऐसी तृप्ति और खुशी थी जैसे कोई बच्चा मनपसंद मिठाई खाकर आया हो। माही ने उसका हाल देखकर हल्के से उसके छोटे से सिर पर थपकी दी और मुस्कुराते हुए कहा, लालची छोटा सांप। माही वही कुछ देर और रुकी रही। थोड़ी देर बाद मास्टर नक्शबादल एरे फॉर्मेशन से बाहर निकला। उसकी हालत काफ़ी खराब थी। वह हाँफ रहा था, पूरा शरीर थकान से कांप रहा था और सीने पर खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। साफ था कि वह एरे के अंदर घायल हुआ था। जहरीले कीड़े वाली थैली भी आधे से ज़्यादा खाली हो चुकी थी। जब उसकी नज़र माही पर पड़ी, जो गार्डन में बिल्कुल सुरक्षित और शांत खड़ी थी, तो वह एक पल के लिए सन्न रह गया। वह खुद इतनी मुश्किल से बाहर निकला था, फिर माही इतनी आराम से कैसे खड़ी हो सकती थी? मास्टर नक्शबादल खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, तुम इतनी रिलैक्स्ड क्यों लग रही हो? उसने एरे से निकलने में जान लगा दी थी, लेकिन माही का हाल ऐसा था जैसे वह एरे में गई ही ना हो। माही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने बस 2-3 कदम ही चले थे कि एरे कोर दिख गया। मैंने एक छोटा सा स्पेल डाला और बाहर आ गई। क्या तुम्हारे लिए बाहर आना बहुत मुश्किल था? यह सुनते ही मास्टर नक्शबादल का चेहरा गुस्से में सफ़ेद पड़ गया। मुश्किल? बिल्कुल मुश्किल था। उसके आधे जहरीले कीड़े खत्म हो चुके थे। मास्टर नक्शबादल झुंझलाकर बोला, तो फिर तुम मुझे साथ क्यों नहीं निकाल लाई? जो उसने इतनी एनर्जी बर्बाद कर दी थी और ऊपर से मास्टर प्रेम भी भाग निकला। अगर वह पहले बाहर आ जाता तो शायद मास्टर प्रेम को पकड़ भी सकता था। माही ने हैरान से कहा, इतना सिंपल एरे फॉर्मेशन भी समझ नहीं आया? सॉरी, मैंने तुम्हें ज़्यादा ही आंक लिया। उसके चेहरे पर बेबसी का भाव था, लेकिन सब सीधे दिल में चुभ गए। मास्टर नक्शबादल इतना गुस्से में था कि खून उगल देने का मन कर रहा था, मगर कहने के लिए कुछ नहीं था। क्या वह सच में इतना बेकार था, या फिर माही ने जानबूझकर उसे एरे में फंसा रहने दिया ताकि वह तमाशा बने? यह सोचते ही मास्टर नक्शबादल का दिल और ज़्यादा भारी हो गया। उसने गार्डन से बाहर की तरफ ठंडी नज़र डालते हुए कहा, इस बार हम सच में उस बुड्ढे को भागने दे गए थे?
अब आगे उसे मारने का मौका मिलना आसान नहीं होगा। उसे पूरा भरोसा था कि मकड़ी का जहर मास्टर प्रेम को मार देगा, लेकिन अगर किस्मत से मास्टर प्रेम को एंटीडोट मिल गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। माही ने शांति से एक सुझाव दिया, तो फिर तुम उसका पीछा करके कारजोल टाउन में ही उसे मार क्यों नहीं देते? वह बुरी तरह घायल है, तुम्हारी ताकत से उसे मारना मुश्किल नहीं होगा। मास्टर नक्शबादल की आंखों में साजिश की चमक आ गई। अगर वह कहीं छुप गया तो? उसका मानना था कि मास्टर प्रेम जैसे इंसान की फितरत ही छुपकर ताकत बटोरने की होती है। माही मुस्कुराई, तो और भी आसान है। वह जरूर दार्शनिक एसोसिएशन के अपने भरोसेमंद लोगों से संपर्क करेगा, तब चुपचाप उन्हीं से संपर्क करना। मुझे लगता है उसके भरोसेमंद लोग भी अब उसे हटाना चाहते होंगे। आखिर मास्टर प्रेम ने शिष्य को तकसील्द बना दिया था, ऐसे में कोई भी उसके लिए जान देने को तैयार नहीं होगा। बात में दम है। मास्टर नक्शबादल ने सिर हिलाया और फिर माही से कहा, मेरे साथ चलो। माही के बिना उसे अजीब सा असुरक्षित महसूस हो रहा था। माही ने सिर हिलाकर मना कर दिया, मेरे सीनियर अभी मुंबई में हैं, मैं उसके साथ वापस जाऊंगी, तुम पहले कारजोल टाउन जाओ। मास्टर नक्शबादल को उस ताकतवर आदमी का ख्याल आया और उसने हामी भर दी। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आ जाना। अगर मुझे उसका ठिकाना मिला तो तुम्हें बुला लूँगा। ठीक है, माही ने हल्के से सिर हिलाया। फिर जैसे उसे अचानक कुछ याद आया, उसने कहा, वैसे एरे में तुम घायल हुए हो ना? अगर दार्शनिक एसोसिएशन जाओ तो मास्टर प्रेम की रेजिडेंस साफ कर देना, वहाँ बहुत सी अच्छी चीज़ें होगी। बाहर वालों को फ़ायदा मत उठा देना। मास्टर नक्शबादल थोड़ा सोच में पड़ गया और हिचकिचा कर बोला, सीधे दार्शनिक एसोसिएशन में घुस जाऊं? उसे वहाँ के मेटाफिजिकल मास्टर से भिड़ने का डर था। सच कहे तो मास्टर प्रेम के खजाने का लालच उसे अंदर से खींच रहा था। उसने सुना था कि मास्टर प्रेम ने रिकवरी के लिए कई मेडिसिन पिल्स रिफाइन की थी, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद थी। उसके पास बहुत से स्पिरिट स्टोन भी होंगे जो कल्टीवेशन में काम आते। अगर वह सब लूट कर ब्लैक मैजिक मास्टर ट्राइब भिजवा दे तो पूरा ट्राइब अमीर हो सकता था। माही ने उसकी आंखों में लालच देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दार्शनिक एसोसिएशन का ग्रेट एल्डर अभी मुंबई में है। वह एशियंट बैटलफील्ड में फंसा हुआ है और फिलहाल लौट नहीं सकता। कारजोल टाउन पहुंचने के बाद तुम सबसे पहले ताकतवर होंगे। कौन तुम्हारे सामने टिकेगा? असल में माही चाहती थी कि मास्टर नक्शबादल मास्टर प्रेम के अड्डों में जाकर हंगामा करे। समझ गया, मैं अभी निकलता हूँ। मास्टर नक्शबादल की आंखें चमक उठी। उसे अंदाजा हो गया कि इसमें कितना फायदा है और अब वह नहीं चाहता था कि माही कारजोल टाउन आए। अगर माही भी चली गई तो उसे खजाने का आधा हिस्सा देना पड़ेगा, जो उसे मंजूर नहीं था। माही ने मुस्कुराकर आखिरी बात कही, मास्टर प्रेम के एक से ज़्यादा ठिकाने होने चाहिए, अच्छे से तलाश करना, हो सकता है कुछ नया हाथ लग जाए। मास्टर नक्शबादल ने सिर हिलाया और गार्डन से बाहर चला गया। बेशक वह अच्छी तरह जानता था कि माही उसे मास्टर प्रेम के घर में हंगामा खड़ा करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मास्टर प्रेम के घर में मौजूद चीज़ों ने उसे पूरी तरह आकर्षित कर लिया था। वह उन सबको हासिल करना चाहता था और इसी बहाने अपने अंदर भरे गुस्सों को भी निकाल लेना चाहता था। भले ही वह अपनी आंखों से मास्टर प्रेम को मरते हुए ना देख पाए, फिर भी उसे फायदा ही होना था। मुंबई में अपने घर लौटते ही उसने तुरंत अपने बेटे को फ्लाइट टिकट बुक करने का आदेश दिया और साथ चलने के लिए कुछ तांत्रिक मास्टर बुलाने को कहा। मास्टर नक्शबादल पहले ही सोच चुका था कि इस बार वह अपने शिष्य का बदला लेने के नाम पर जाएगा। जो भी उसे रोकने की हिम्मत करेगा वह उसे सबक सिखाएगा। गार्डन में अब सिर्फ माही बची थी। माही कुछ देर तक अकेले गार्डन में खड़ी रही।
उसने देखा कि अरेंजमेंट से निकलने वाली खतरनाक एनर्जी बाहर नहीं फैल रही थी, तो वह वहां से जाने की तैयारी करने लगी। इसी दौरान अरनिया जी और नताशा लिविंग रूम से बाहर भागते हुए आई। माही को जाते देख उन्होंने जल्दी से उसे रोक लिया। अरनिया जी खुद को रोक नहीं पाई और ऊंची आवाज में बोली, माही, अभी मत जाओ। माही ने भौहें उठाई, हाथ सीने पर बांध कर उसे देखा। क्या बात है? अरनिया जी ने खुद को संभाला और हिचकिचाते हुए बोली, पहले मुझसे गलती हो गई थी, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? माही के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या तुम मुझे माफ़ करती? अरनिया जी एक पल के लिए चुप रह गई। उन्होंने अपने किए हुए कर्मों के बारे में सोचा। सच यह था कि अगर हालात उल्टे होते तो वह कभी माफ़ नहीं करती। उन्होंने गहरी सांस ली और माही की तरफ गिड़गिड़ाते हुए बोली, तो क्या तुम आखिरी बार मेरी मदद कर सकती हो? यह गार्डन बहुत अजीब हो गया है, क्या तुम इसे पहला जैसा कर सकती हो? माही के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। उसे अरनिया जी की बेशर्मी पर हैरान हो रही थी। मेरे पास टाइम नहीं है, माही ने साफ शब्दों में कहा। यह अरेंजमेंट 2 महीनों में अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर इतना इंतजार नहीं कर सकती तो किसी और तांत्रिक मास्टर को बुला लीजिए। इतना कहकर माही जाने के लिए मुड़ गई। अरनिया जी के मन में नाराजगी भर आई। उन्होंने तो माफ़ी मांग ली थी, फिर भी माही मदद नहीं कर रही थी। क्या एक बेटी होकर वह इतना भी नहीं कर सकती? माही, अरनिया जी फिर बोली, तुम मेरी सगी बेटी हो, प्लीज़ मदद कर दो, इससे तुम्हारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। माही ठहाका लगाए बिना नहीं रह सकती। आप सच में बहुत बेशर्म हैं। अगर फ्री में किसी से मदद चाहिए तो अपनी गोद ली हुई बेटी से कहिए। उसके सगे पिता दार्शनिक एसोसिएशन के चीफ हैं, वह मुझसे कई ज़्यादा काबिल है। यह सुनते ही अरनिया जी ने नताशा की तरफ ठंडी नज़रों से देखा। मेरी कोई गोद ली हुई बेटी नहीं है मॉम। नताशा की आंखों से आंसू बहने लगे। आज जो कुछ भी हुआ उसने नताशा का मन पूरी तरह उलट पलट कर दिया था। उसे लगा था कि अपने असली पिता को पहचान लेने के बाद उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका असली पिता इतना बेकार निकलेगा कि माही उसे 2 चालों में ही हरा देगी और भगा देगी। अब भी उसे ओबरॉय फैमिली में ही रहना था। अरनिया जी का चेहरा सख्त हो गया। मुझे माँ मत बुलाओ, मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। माहिन ने दोनों पर एक नज़र डाली और बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। माही अच्छी तरह जानती थी कि अरनिया जी इतनी आसानी से नताशा को नहीं छोड़ेगी। भले ही उन्हें पता चल चुका था कि नताशा उनके दुश्मन की बेटी है, फिर भी वह उससे सारे रिश्ते तोड़ नहीं पाएगी। दोनों ही यूं एक दूसरे से उलझती रहेगी और जब नताशा फिर से अरनिया जी को मना लेगी तब माही आएगी और उनके रिश्ते को पूरी तरह तोड़ देगी। उस वक्त देखने लायक एक और तमाशा होगा। माही के जाते ही अरनिया जी ने गुस्से से नताशा की तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोली, मैंने तुम्हें इतने साल पाला है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे दुश्मन की बेटी हो। हमारा परिवार तुम्हें जैसी बड़ी बुद्धों का पाल नहीं सकता। यहाँ से तुरंत निकल जाओ। वह अब नताशा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। नताशा का दिल बैठ गया। उसे पता था कि अरनिया जी अभी बहुत आहत थी। पिछले कुछ समय में उसने अरनिया जी से काफ़ी पैसा लिया था और वह सारा पैसा अपनी माँ और दादी को दे चुकी थी। उसके पास अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं था। अगर उसे घर से निकाल दिया गया तो उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओबरॉय फैमिली की बेटी बनकर वह आराम की ज़िंदगी जीने की आदत हो चुकी थी। किराए का घर या सस्ता होटल उसके लिए नामुमकिन था। नताशा के पैर कांप गए और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। आंसुओं से भरे चेहरे के साथ वह बोली, मॉम, आप कुछ भी सोचो, आप हमेशा मेरी सगी माँ रहोगी। मैं आगे चलकर आपकी पूरी सेवा करूँगी, बुढ़ापे में आपका सहारा बनूंगी। आज ही मुझे पता चला कि मास्टर प्रेम मेरे असली पिता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ मुझे घर से मत निकालो।
वह फूट फूट कर रोने लगी। बुढ़ापे का सहारा और सेवा जैसे शब्द सुनकर अरनिया जी का दिल थोड़ा नरम पड़ गया। इन सब बच्चों में सिर्फ नताशा ही थी जो हमेशा उनके बुढ़ापे की बात करती थी। अगर वह नताशा को निकाल देती तो आगे चलकर उनसे बात करने वाला भी कोई नहीं बचता। गार्डन में खामोशी छा गई, लेकिन यह खामोशी आने वाले तूफान का संकेत थी। 400 साल पहले अरनिया जी ने ठंडी सांस छोड़ी और सख्त लहजे में बोली, तुम्हारे अपने सगे माँ बाप हैं। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब कहीं तुम किसी और की सेवा करने ना लगो। उनकी आंखों में हल्की सी जलन साफ दिखाई दे रही थी। पहले नताशा पूरी तरह उन पर निर्भर थी, लेकिन अब सोचने पर अरनिया जी को साफ समझ आ रहा था कि वह सिर्फ गोद लेने वाली माँ है। खून का रिश्ता तो नताशा का अपने असली माँ बाप से है, उसमें वह कैसे मुकाबला कर सकती थी। यह सुनकर नताशा के दिल ही दिल में राहत की सांस ली। कम से कम अरनिया जी ने यह साफ कर दिया था कि उन्हें सबसे ज़्यादा फर्क सेवा से पड़ता है। नताशा ने आगे बढ़कर अरनिया जी का हाथ पकड़ लिया और बेहद बेबस आवाज़ में बोली, मॉम, आप ही मेरी इकलौती बड़ी है। मास्टर प्रेम और मैंने आज ही एक दूसरे को पहचाना है। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। आप ही मेरी असली माँ है। आगे चलकर मैं सिर्फ आपकी ही सेवा करूँगी। उसकी बात बिल्कुल सही लगी। अरनिया जी को बस यही चाहिए था कि कोई आगे चलकर उनका ख्याल रखे। जब माही इतनी जिद्दी निकली तो नताशा एक अच्छा विकल्प थी। अगर तुम्हारे पिता की वजह से माही और मैं इतने साल अलग ना हुए होते तो आज यह हालात ही नहीं होते। फिर भी मैं तुम्हें कैसे अपने पास रखूं? अरनिया जी ने जानबूझकर खुद को मुश्किल में दिखाया। वह नहीं चाहती थी कि नताशा इतनी आसानी से वापस आ जाए, तभी तो नताशा आगे की जिंदगी की कीमत समझेगी। नताशा ने उनका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मॉम, मैं भी तो एक पीड़ित हूँ। उस वक्त मास्टर प्रेम ने क्या किया मुझे कुछ भी पता नहीं था। अगर उन्होंने आज ना बताया होता तो शायद मुझे पूरी जिंदगी पता ही नहीं चलता। वह साफ समझ रही थी कि अरनिया जी का दिल अब पिघलने लगा है। जब तक वह उनकी बातों में साथ देती रहेगी, अरनिया जी जरूर मान जाएगी। तुम सही कह रही हो। अरनिया जी ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। उस वक्त नताशा की उम्र ही क्या थी जब उसे अनाथालय से गोद लिया गया था। तब उसका चेहरा मासूम था और वह बिना समझे सब कुछ करती थी। उस उम्र में उससे क्या ही पता होता। नताशा ने बात आगे बढ़ाई। एक और बात है मॉम, मुझे आपकी बहुत चिंता है। मास्टर प्रेम अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। अगर वह फिर से बदला लेने आ गए तो नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए मुझे आपके पास रहना ही चाहिए। अगर वह आएंगे तो मैं आपके सामने खड़ी हो जाऊंगी। मैं उनकी सगी बेटी हूँ। इस वजह से शायद वह आपकी जान बख्श दे। यही उसका सबसे बड़ा दांव था। नताशा अच्छी तरह जानती थी कि अरनिया जी को मौत से कितना डर लगता है। यह सुनते ही अरनिया जी का फैसला और पक्का हो गया। हाँ, तुम्हारे रहते मुझे ज़्यादा सेफ महसूस होगा। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाने आएगा तो तुम सामने खड़ी रहोगी। ऊपर से वह शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह घबराई हुई थी। अब उन्हें आसपास के नौकरों पर भी भरोसा नहीं रहा था। जिस पर उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था वह नताशा ही थी। नताशा ने भावुक होते हुए सिर हिलाया। मॉम, प्लीज़ मुझे अपने पास रखिए। ठीक है, अरनिया जी ने फिर से सख्त चेहरा बना लिया। मैं तुम्हें रहने दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होगी। नताशा ने तुरंत हामी भर दी। आप जो कहेगी मैं सब मानूंगी। 3 क्या, 100 शर्तें भी मंजूर है। आप ही दुनिया में मेरी इकलौती बड़ी है। अगर आपकी बात नहीं सुनूंगी तो किसकी सुनूंगी? अरनिया जी का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। पहली बात, तुम मास्टर प्रेम के किसी भी आदमी से कांटेक्ट नहीं रखोगी। कुछ भी हो,
पहले मुझे बताओगे? दूसरी बात, मेरी जान तुम्हारे लिए सबसे ऊपर होगी। तीसरी बात, आगे से मुझसे कुछ भी छुपाने की इजाज़त नहीं होगी। अगर नताशा आगे चलकर आज्ञाकारी रही तो एक और बच्ची रखना उन्हें मंजूर था लेकिन अगर नताशा ने चालाकी दिखाई तो वह बिना सोचे समझे उससे रिश्ता तोड़ देगी। ठीक है मॉम, सब मंजूर है, नताशा ने रोती हुई आवाज़ में कहा और उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्निया जी ने उसे जमीन से उठाया और शांत लहजे में बोली, आगे से इतनी आसानी से घुटनों पर मत बैठा करो। मैं कोई सख्त इंसान नहीं हूँ। जब तक तुम मेरी बात मानती रहोगी तुम्हारी ज़िंदगी पहले जैसी ही रहेगी। समझ गई मॉम। नताशा ने सिर हिलाया, फिर उसने सामने गार्डन की तरफ देखा और डरते हुए बोली, मॉम, क्या हम अब भी यहीं रहेंगे? मुझे यह गार्डन थोड़ा डरावना लग रहा है। गार्डन बाहर से पहले जैसा ही था, लेकिन हवा में अजीब सा एहसास था। अर्निया जी ने भी कुछ पल सोचा, नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। शहर में मेरा एक और घर है, वहीं चलेंगे। शहर में लोग ज़्यादा थे और घर पुलिस स्टेशन के पास था। अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो तुरंत मदद मिल सकती थी। नताशा खुशी से सिर हिलाने लगी। ठीक है मॉम, आपके साथ रहूं तो कहीं भी रह सकती हूँ। नताशा के अपने कमरे में लौटते ही अर्निया जी ने दो और नौकर बुलाए और उन्हें सख्त हिदायत दी कि नताशा पर नज़र रखें ताकि वह कोई कीमती चीज़ चुपके से ना ले जाए। गार्डन में एक बार फिर सन्नाटा फैल गया, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे डर, शौक और आ जाने वाली साजिशें छिपी हुई थी। विला से निकलने के बाद माही ने गाड़ी उसी दिशा में मोड़ दी जिधर से वेदांत पहले गए थे। थोड़ी देर में वह सड़क किनारे बनी एक छोटी सी टी हाउस के सामने रुकी। अंदर कदम रखते ही उसकी नज़र सामने बैठे वेदांत पर पड़ी, जो पूरी तसल्ली से चाय पी रहे थे, जैसे उन्हें पूरा भरोसा हो कि माही यही आएंगी। माही हल्की मुस्कान के साथ सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई और बोली, सीनियर, मुझे पता था कि आप यहीं मिलेंगे। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? वेदांत ने कप नीचे रखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, बस 15 मिनट हुए हैं। दरअसल दोनों पहले ही बात कर चुके थे। अगर रास्ते में किसी ने वेदांत को जानबूझकर बीच में रोकने की कोशिश की तो वेदांत वहीं रुक जाएंगे और माही के आने का इंतजार करेंगे। माही ने चाय की एक घूंट ली और सीधे मुद्दे पर आ गई। उस वक्त हालात कैसे थे? वेदांत ने शांत आवाज में बताया, ड्राइवर के शरीर पर जादुई उतार चढ़ाव था। मुझे पूरा यकीन है कि वह कोई तांत्रिक मास्टर है और मास्टर प्रेम का ही आदमी होगा। जब मैं रास्ते में वॉशरूम गया तो मैंने एक स्पेल डाला और बॉडी डबल को गाड़ी में बैठा दिया। अभी तक ड्राइवर को एहसास भी नहीं हुआ है कि मैं गाड़ी छोड़ चुका हूँ। माही ने भौवें उठाई। जिसने आपको कॉल किया वह आचार्य वरिष्ठ था, तो क्या वह भी मास्टर प्रेम का ही मददगार है? वेदांत ने सिर हिलाया। आचार्य वरिष्ठ जरूर मददगार है, लेकिन इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कोई और भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि बात इतनी सीधी है। मेरे जाने के बाद कुछ नया पता चला? इन दिनों वे किसी भी संभावना को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी। माही हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपसे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। आपके जाने के बाद मैंने किसी से मास्टर प्रेम की सारी गंदी हरकतें ऑनलाइन उजागर करवा दी। मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उसे वही इतना ज़बरदस्त बैकलेस लगेगा। वह पल भर में 10 साल बूढ़ा लगने लगा। वेदांत की भौवें सिकुड़ गई। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो फिर मामला वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। पहले उसका अंदाज़ा था कि किस्मत छीनने वाला शख्स उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह मास्टर प्रेम निकलेगा। तो फिर मास्टर प्रेम के पीछे बैठा इंसान आखिर क्या खेल खेल रहा था? मामला अब धीरे धीरे और उलझता जा रहा था। वेदांत को सोच में डूबा देख माही ने पूछा, सीनियर, क्या अंदर की कोई ऐसी बात है जो मुझे पता नहीं?
मुझे भी सब कुछ बता दीजिए। जैसे आचार्य वरिष्ठ, जो तकनीकी रूप से उसका सीनियर अंकल था, लेकिन फिर भी मास्टर प्रेम से जुड़ा हुआ था। वेदांत इतनी लंबी उम्र जी चुके थे, जरूर उन्हें अपने गुरु और सीनियर अंकल के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। वेदांत ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं सब कुछ बता देता हूँ। जब मैं नींद से जागा तो मैंने पुराने संप्रदाय को ढूंढा, लेकिन इतने सालों में वह संप्रदाय लगभग खत्म हो चुका था। आखिरी पीढ़ी में सिर्फ दो शिष्य बचे थे, आचार्य वरिष्ठ और तुम्हारे गुरु। पूरे संप्रदाय में बस वही 3 लोग रह गए थे। जल्द ही तुम्हारे गुरु परदादा ने परफेक्ट स्टेज में प्रवेश कर लिया। उसके बाद उन्होंने दुनियावी मामलों में दखल देना ही छोड़ दिया। वह पहाड़ों में अकेले साधना करने लगे और अपने दोनों शिष्यों से भी बहुत कम मिलते थे। तुम्हारे गुरु बेहद प्रतिभाशाली थे और उन्होंने भी परफेक्ट स्टेज हासिल कर लिया, लेकिन तुम्हारे सीनियर अंकल आचार्य वरिष्ठ वही अटक गए। बहुत कोशिश के बाद वह भी आखिरकार उस स्टेज तक पहुँचे। वेदांत की आवाज़ धीमी थी। यह सब सैकड़ों साल पहले हुआ था, लेकिन उसकी यादें आज भी ताज़ा थी। माही ने सिर हिलाया। तो फिर मास्टर प्रेम और आचार्य वरिष्ठ के बीच रिश्ता क्या है? इतना बड़ा रिस्क लेकर आचार्य वरिष्ठ किसी मामूली जगह से मास्टर प्रेम को नहीं बचा सकता था। वेदांत ने बताया, मास्टर प्रेम आचार्य वरिष्ठ का पहला शिष्य था। अपने गुरु की तरह ही उसमें साधना की कोई खास प्रतिभा नहीं थी। उसे दार्शनिक एसोसिएशन के मामलों को संभालना पसंद था और वह धीरे धीरे उसका चीफ बन गया। 400 साल पहले मास्टर प्रेम अभी ग्रेजुएट कंप्लीशन स्टेज तक भी नहीं पहुंचा था और उसकी उम्र भी खत्म होने वाली थी। तब आचार्य वरिष्ठ ने हर तरीके अपनाकर उसे जबरदस्ती ग्रेड कंप्लीकेशन स्टेज तक पहुंचा दिया। माही ने बिना हैरानी के कहा, स्प्रिट स्टोन के जरिए उसमें ताकत भरी गई थी, है ना? लेवल 5 के ऊपर पहुंचने के बाद अगर क्षमता हो तो परफेक्ट स्टेज का मौका मिल सकता है। ग्रेड कंप्लीशन स्टेज में पहुंचते ही उम्र करीब 200 साल बढ़ जाती है। उस वक्त मास्टर प्रेम के लिए यही जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता था। वेदांत ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। हर साधक जानता है कि स्प्रिट स्टोन से जबरदस्ती ताकत बंधाने के गंभीर साइड इफेक्ट होते हैं। उसके बाद मास्टर प्रेम की ताकत आगे बढ़ना लगभग बंद हो गई और उसकी उम्र भी तय सीमा तक ही रह गई। कई दशकों तक सोचने के बाद उसने आखिरकार दूसरों की किस्मत छीनकर अपनी उम्र बढ़ाने का तरीका अपनाया।